नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो युद्ध के मैदान से आ रही है। यूनाइटेड किंगडम के नए पीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस पर ब्रिटिश मिसाइलों से हमले की इजाजत दे दी गई है। यूक्रेन को मिसाइलों के इस्तेमाल पर दे दी गई है छूट। स्ट्रामर ने कहा है कि यूक्रेन को कहीं भी हमला करने का अधिकार है। ये बड़ी बात और बड़ा फैसला। रूसी धरती 24 घंटे के अंदर दहल उठी है। रूस के 9 प्रांतों में विनाश की ऐसी आग लगी जो अब भी धधक रही है। रूसी जमीन पर यह तबाही यूक्रेन ने मचाई है। इस बार यूक्रेन ने जो हमला किया है वो कीव में रूस के विध्वंस का बदला है। कीव के अस्पताल में हमले से नाराज ज़ेलेंस्की और उनके रक्षा मंत्री ने युद्ध में आतिश ब्रिगेड को भेज दिया है। यही आतिश ब्रिगेड रूसी शहरों में हमले कर आग लगा रही है। सवाल यही है कि आखिर ये आतिश ब्रिगेड क्या है? ज़ेलेंस्की ने युद्ध में इस ब्रिगेड को पहली बार क्यों उतारा? जुलाई को रूस ने कीव समेत पूरे यूक्रेन में 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। 6 महीने बाद कीव में यह रूस का सबसे बड़ा हमला था। इसके एक दिन बाद यानी 9 जुलाई को यूक्रेन ने कीव में हमले का विध्वंसक बदला ले लिया। रूस ने यूक्रेन के 5 शहरों में मिसाइलें बरसाई थी तो यूक्रेन ने रूस के 6 शहरों में ड्रोन से तबाही मचाई। बेलगोरोद से लेकर वोल्गोग्राद तक, रोस्टोव से लेकर अस्त्राखान तक, कुर्स्क से लेकर वोरोनिश तक यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन की बरसात की। इसके बाद हर तरफ विनाश का भयावह बवंडर और मंजर नजर आने लगा। रूस से कीव में विनाश का बदला लेने के लिए ज़ेलेंस्की ने आतिश ब्रिगेड को युद्ध में उतार दिया है। रूसी धरती पर इस वक्त जो विनाश हो रहा है वो आतिश ब्रिगेड ही मचा रही है। ज़ेलेंस्की और उनके रक्षा मंत्री रुस्तम ने आतिश ब्रिगेड को जंग में क्यों उतारा? आतिश ब्रिगेड है क्या, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आतिश के लड़ाकों ने रूस के शहरों में किस तरह बारूदी आतिशबाजी की, उसकी तस्वीरें देखिए। रोस्टोव में यूक्रेनी फोर्स ने 30 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस ने 21 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 9 ड्रोन ने टारगेट को हिट किया। हमले में रूस का एक पावर स्टेशन जल गया। वोल्गोग्राद में यूक्रेन की ड्रोन सेना ने 10 ड्रोन दागे। रूस के पावर सब स्टेशन और ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। बेलगोरोद में यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस की गैस पाइपलाइन तबाह हो गई। इसके साथ ही एक पेट्रोल पंप में आग लग गई। अस्त्राखान के पास यूक्रेन ने रूस की एयरफील्ड को टारगेट किया। हमले में एयरफील्ड की इमारत को नुकसान पहुंचा है। रूस का एक S-300 जल गया। अस्त्राखान में ही यूक्रेन ने रूसी सेना के ट्रेनिंग सेंटर पर भी कई धमाके किए। नुकसान की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस के एक पावर स्टेशन और 2 गैस स्टेशन को जलाकर भस्म कर दिया। वोल्गोग्राद में एक दूसरी जगह पर यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। हमले के बाद रिफाइनरी धू कर जल गई। रिवने इलाके में यूक्रेनी हमले की वजह से रूस के पावर स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक दिन के अंदर ही यूक्रेन ने रूस के एनर्जी सेक्टर को इतना तबाह कर दिया है कि रूस के कई इलाकों में गैस, बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई है।
24 घंटे में यूक्रेन ने रूसी शहरों को किस तरह जलाया ये हमने आपको दिखाया, लेकिन एक हफ्ते में रूसी सेना को यूक्रेन ने कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है, अब आंकड़ों के जरिए इसे भी समझिए। 7 दिन के अंदर यूक्रेन ने रूस के 3 S-400, 6 S-300 और 3 Su-25 को जला दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी फोर्स ने यूक्रेन के 4 एयरबेस, 9 हथियार डिपो और 7 हथियार फैक्ट्री को भी टारगेट किया। यूक्रेन ने सबसे ज्यादा हमले रूस के एनर्जी सेक्टर पर किए। रूस की 7 ऑयल रिफाइनरी, 17 पावर स्टेशन और 11 गैस स्टेशन पर भी धमाके हुए। यूक्रेनी फोर्स ने रूस में 14 गैस पाइपलाइन, 13 पेट्रोल पंप और 31 इमारतों को तहस नहस कर दिया। रूस में ये विनाश सिर्फ 7 दिनों के अंदर हुआ है। यूक्रेन को इतनी बड़ी कामयाबी इसलिए मिली, रूसी धरती पर इसलिए इतना बड़ा विनाश हुआ क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम ने रूस को दहलाने की जिम्मेदारी आतिश ब्रिगेड को दे दी है। आतिश ब्रिगेड क्या है, अब इसे समझिए। तातर मुसलमान क्रीमिया को रूस से आजाद करवाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। तातर मुसलमानों के मुखिया हैं मुस्तफा जमीलेव, जिन्हें किरीमोगलू भी कहा जाता है। किरीमोगलू 1998 से अब तक यूक्रेन के सांसद हैं। आतिश ब्रिगेड तातार मुसलमानों की एक टुकड़ी है। अब यही आतिश ब्रिगेड रूसी धरती पर तबाही मचा रही है। आतिश ब्रिगेड को जंग में यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम ने उतारा है। रुस्तम क्रीमिया जंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने तातर मुसलमानों के सबसे बड़े नेता किरीमोगलू से बात की। इसी के बाद से आतिश ब्रिगेड का रूस के अंदर ऑपरेशन शुरू हो गया। आतिश ब्रिगेड रूस के शहरों को जला रही है तो यूक्रेनी फोर्स युद्ध के मैदान में कीव का बदला ले रही है। सोलेदर में यूक्रेन ने रूस के 3 हॉवित्जर को जलाकर भस्म कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना ने माइंस लगाकर रूस की इन्फेंट्री को उड़ा दिया। खार्किव में यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी को तबाह कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूसी सेना के 3 वाहन को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने सिर्फ खार्किव में रूस के 23 बीएमपी यूनिट, 22 टैंक यूनिट का नामो निशान मिटा दिया। जाहिर है यूक्रेन ने कीव विनाश का बदला तो ले लिया है, लेकिन इस बदले का परिणाम बहुत भयावह हो सकता है। रूसी सेना अब जिस तरह से हमला करेगी वो यूक्रेन के लिए कयामत का वक्त साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर नीप्रो से। नीप्रो में रूसी एयर डिफेंस का एक्शन देखने को मिला। यूक्रेन के 23 ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए गए। ओसा सर्फेस टू एयर मिसाइल से हमला किया गया। अरब में महाजंग का खतरा मंडराने लगा है क्योंकि इजराइल को परमाणु बंधक बनाने के लिए ईरानी प्रॉक्सी ने डर्टी बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया है। जानते हैं हिजबुल्लाह हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों को डर्टी बॉम्ब की खेप किसने दी? सीरिया में मौजूद रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ने। और जैसे ही हिजबुल्लाह हूती को डर्टी बॉम्ब मिला, ड्रोन के जरिए इजराइल की रेकी शुरू हो गई। दावा किया जा रहा है कि प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल के 5 ठिकानों का टारगेट किया है जहां किसी भी वक्त डर्टी बॉम्ब से विस्फोट हो सकता है। तो क्या इजराइल बनेगा दूसरा हिरोशिमा? क्या दशकों तक इजराइल पर मंडराएगा नरसंहार का खतरा? देखिए इस रिपोर्ट में।
करीब 8 दशक पहले जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम दागा गया था। इस न्यूक्लियर अटैक में न सिर्फ भीषण विस्फोट हुआ, बल्कि परमाणु हमले के बाद फैले रेडिएशन ने लाखों लोगों की जिंदगी लीन ली। दशकों तक जापान के ये 2 शहर रेडिएशन इफेक्ट का कहर झेलते रहे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु प्रहार महाशक्ति अमेरिका ने किया था। लेकिन इस बार ना एटम बम दागे जाएंगे और ना ही न्यूक्लियर मिसाइलों से कोई प्रहार होगा। बावजूद इसके अरब में मौजूद एक मुल्क की आवाम तिल तिल कर मरने को मजबूर हो जाएगी। दशकों तक ऐसा नरसंहार होगा जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। अब तक इजरायल और ईरानी प्रॉक्सी में जंग बम गोला बारूद से लड़ी जा रही थी। अब तक बैटल ग्राउंड में आसमानी जंगबाजी, जमीनी योद्धा कोहरा मचा रहे थे। मगर अब दावा किया जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरानी प्रॉक्सी इजरायल के खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इजरायल के शहरों और एटमी प्लांट में डर्टी बम से विस्फोट कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि वैगनर ने हिजबुल्लाह को डर्टी बम की सप्लाई की है। यमन के हूती लड़ाकों को भी पीएमसी वैगनर ने डर्टी बम की खेप डिलीवर की है। आपको बता दें कि हाल ही में ईरान ने अफ्रीका से भारी तादाद में यूरेनियम जैसे काफी रेडियो एक्टिव पदार्थ खरीदे थे और इसी के तहत यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने डर्टी बम की खेप वाया इराक सीरिया भेजी, जहां पीएमसी वैगनर का मिलिट्री बेस है। और फिर वैगनर ने लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन को डर्टी बम सप्लाई किए। गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह ने डर्टी बम मिलने के साथ ही इजरायल के 5 बड़े शहरों या फिर एटमी ठिकानों की रैकी भी शुरू कर दी है, वो भी हुदहुद ड्रोन के जरिए। मकसद साफ है, इजरायल के अहम ठिकानों में डर्टी बम को प्लांट करना और फिर जोरदार धमाके के साथ इजरायली धरती को डर्टी बम के प्रहार से सुलगाना। अब सवाल यह है कि डर्टी बॉम्ब क्या होता है, ये कितना विनाशक होता है, क्या इससे भीषण नरसंहार हो सकता है, और सबसे अहम यह कि इसके इस्तेमाल से क्या इजरायल दूसरा हिरोशिमा बन सकता है। तो आपको बता दें कि तकनीक के तौर पर डर्टी बॉम्ब को रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहा जाता है, मतलब इसके विस्फोट से रेडिएशन फैल सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि डर्टी बॉम्ब में डायरेक्ट रेडियो एक्टिव कॉन्टेंट नहीं होता, जबकि डर्टी बॉम्ब को बनाने में रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी रेडिएशन फैलाने वाले कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर डर्टी बॉम्ब को बनाने में सीजियम 137, कोबाल्ट 60, पोटेशियम 40 और यूरेनियम 238 जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों का इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि डर्टी बॉम्ब को डायनामाइट के जरिए विस्फोट कराया जाता है। डर्टी बॉम्ब के धमाके में लोगों के मारे जाने का खतरा तो कम होता है, मगर डर्टी बॉम्ब से निकले रेडिएशन से घातक बीमारियां फैलने का खतरा ज्यादा होता है। परमाणु बमों की तुलना में डर्टी बम को बनाना काफी आसान होता है और डर्टी बम के छोटे छोटे विस्फोट से एक सीमित दायरे में आसानी से रेडिएशन फैलाया जा सकता है। और शायद ईरानी प्रॉक्सी भी इसी प्लान के तहत हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ईरान दशकों से परमाणु बम बनाने की जद्दोजहद कर रहा है। मगर अब तक उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। ऐसे में दावा यह भी किया जा रहा है कि इजरायल को तबाह करने के लिए ईरान ने रेडियो एक्टिव वेस्ट से डर्टी बम तैयार किए हैं।
और अब उसकी खेप हिजबुल्ला हूती संगठनों को देकर इजराइल पर डर्टी बम से प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि अब तक हिजबुल्ला हूती ने इजराइल के 5 ठिकानों को डर्टी बम से दहलाने की तैयारी की है। आखिर वो कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। पहला ठिकाना तेल अवीव, जो कि इजराइल की राजधानी है। यहीं से नेतन्याहू गाजा और ईरानी प्रॉक्सी पर हमले को ऑर्डर देते हैं। दूसरा ठिकाना यरूशलेम, जहां अल अक्सा मस्जिद को लेकर इजराइल और अरब के मुस्लिम देशों में विवाद है। तीसरा ठिकाना हाइफा, उत्तरी इजराइल में भूमध्य सागर से सटा तटीय शहर, इजराइल का अहम पोर्ट है। चौथा ठिकाना इलाक, जहां इजरायली नौसेना ने नेवल बेस और सैन्य अड्डा बना रखा है। पांचवा ठिकाना डिमोना, इजराइल का तीसरा बड़ा शहर, जहां परमाणु प्लांट और एटमी हथियारों का गोदाम मौजूद है। बड़े शातिराना अंदाज में हिजबुल्ला के ड्रोन डिमोना में दाखिल हुए और वहां मौजूद एटमी प्लांट की तस्वीरें कैप्चर कर दुनिया के सामने जारी की। और इसके साथ ही यह मैसेज भी दे दिया कि हिजबुल्ला जब चाहे, जैसे चाहे इजरायली धरती को दहला सकता है। यकीन मानिए, अगर हिजबुल्ला या फिर हूती इजराइल पर डर्टी बम विस्फोट कराने में कामयाब रहे तो फिर इजराइल का दूसरा हिरोशिमा बनना तय है। क्योंकि भले ही डर्टी बम से एटमी हमले जैसी तबाही ना मचे, लेकिन डर्टी बम से निकला रेडिएशन धीरे धीरे इजराइल के लोगों को मरने पर मजबूर कर देगा और दशकों तक इजराइल डर्टी बम से निकले रेडिएशन के दंश से कराहता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर फ्रंटलाइन से। फ्रंटलाइन पर रूस के आर्टिलरी हमले हुए हैं। यूक्रेन की UAV लॉन्चर पोस्ट तबाह हो गई है। रूसी जपार्ड ग्रुप की हॉवित्जर से गोलाबारी देखने को मिली। कीव पर सबसे विध्वंसक हमले के बाद वॉशिंगटन ने नेटो का महामंथन जारी है। इसका सबसे बड़ा मुद्दा है पुतिन का साम्राज्य विस्तार रोकना और कीव के लिए रक्षा कवच तैयार करना। अमेरिका सहित कई नेटो देशों ने यूक्रेन को नए हथियार, डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है, लेकिन हथियारों के जखीरे पर रिपोर्ट यह है कि नेटो के पास आत्मरक्षा के लिए भी हथियारों की कमी हो रही है। दूसरी तरफ पुतिन गठबंधन मजबूत होता जा रहा है और पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ 2 मोर्चे तैयार कर लिए हैं। देखिए क्या है नेटो की शपथ और असली संकट और कैसे पुतिन नेटो पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। जुलाई को नेटो की बैठक प्रस्तावित थी और 8 जुलाई को कीव पर पुतिन ने जो बारूद बरसाया वो नेटो के लिए सबसे बड़ी चेतावनी थी। कीव में ऐसा विध्वंस हुआ कि यूरोप के देश रूस की मिसाइल शक्ति देखकर स्तब्ध रह गए। इसके अगले दिन वॉशिंगटन में नेटो का महामंथन हुआ और इसके मुख्य मुद्दे बने यूक्रेन को रूस के हमलों से बचाना, यूक्रेन की आत्मरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम देना, पुतिन को यूक्रेन युद्ध में हराना। बीते 2.5 साल में अमेरिका पूरी ताकत झोंकने के बाद भी रूसी शक्ति को टिका नहीं पाया, यूक्रेन को अग्नि वर्षा से बचा नहीं पाया।
8 जुलाई को कीव पर हमलों के बाद अब नेटो की बैठक में जो साझा ऐलान किए गए हैं वो यूक्रेन के लिए हथियार तो नहीं, लेकिन नए हथियार मिलने की उम्मीद लेकर जरूर आए हैं। यूक्रेन को 50 एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया गया है। इसमें 4 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी होंगे। ये सिस्टम आने वाले महीनों में दिए जाएंगे। हथियारों का ऐलान हो चुका है, लेकिन आने वाले महीने कौन से होंगे ये नहीं बताया गया। यानी समय सीमा तय नहीं है कि यूक्रेन को कब तक नेटो देशों से एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाले हैं। Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, the Netherlands, Romania, and Italy will provide Ukraine with the equipment for 5 additional strategic air defense systems. In the coming months, हथियार जब मिलेंगे तब मिलेंगे। नेटो के मंच से आदर्शवादी भाषणों की खुराक यूक्रेन को जरूर दी गई है। and we know Putin won't stop at Ukraine, but make no mistake, Ukraine can and will stop Putin. नेटो से मदद के ऐलान पर यूक्रेन ने संतोष जताया है, लेकिन जेलेंस्की के चेहरे पर असंतोष भी झलक रहा है, क्योंकि जेलेंस्की की मांग है कि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएं। ये मांग अधूरी है। इसके साथ ही जेलेंस्की ने ज्यादा से ज्यादा F-16 फाइटर जेट की मांग की है, जिस पर केवल आश्वासन मिला है। इसके अलावा जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिकी हथियारों से रूसी धरती पर लॉन्ग रेंज हथियारों से हमलों की इजाजत मिले। ये मांग भी अभी तक नहीं मानी गई है। नेटो के मंच से जेलेंस्की ने हथियार मिलने में हो रही देरी पर चिंता जताई है। जेलेंस्की ने इशारा दे दिया है कि जिस विनाश का साक्षी यूक्रेन बन रहा है, अब वो यूरोप में शुरू होने वाला है। Ladies and gentlemen, let's be, and I want to be, candid and frank. Now everyone is waiting for November. Americans are waiting for November. In Europe, Middle East, in the Pacific, the whole world is looking to autumn, looking to November. And truly speaking, Putin awaits November too, but killing and destroying to get ready, to be ready for everything. नवंबर में यह तय होगा कि अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी, और जेलेंस्की संकेत दे चुके हैं कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि पुतिन के गठबंधन ने यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को घेरने की व्यूह रचना तेज कर दी है। रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका को घेरने के लिए जल और थल दोनों व्यूह रचना बनाई है। जल में उत्तरी प्रशांत महासागर में चीन और रूस ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। यहाँ एंटी सबमरीन ड्रिल की जा रही है। इसके साथ ही जहाजों पर ड्रोन और समुद्री ड्रोन हमले रोकने का अभ्यास किया जा रहा है। समंदर में चीन और रूस ने नेटो के मॉक टारगेट बनाए हैं। इन मॉक टारगेट पर मिसाइल हमले करने की प्रैक्टिस की जा रही है। दूसरी तरफ यूरोप में बेलारूस की जमीन पर चीन की सेना पहुंच चुकी है। यहाँ बेलारूस और चीन की आर्मी का युद्धाभ्यास करने में जुटी हुई है। ये सैन्य ड्रिल बेरेस शहर के करीब की जा रही है। खतरे वाली बात यह है कि पोलैंड सीमा से 4 किलोमीटर दूर गोलाबारी की जा रही है, जबकि यूक्रेन की सीमा से 40 किलोमीटर दूर ड्रिल हो रही है। 9 जुलाई से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 19 जुलाई तक चलेगा। रूस और चीन ने एशिया से यूरोप तक अमेरिका और उसके सहयोगियों की घेराबंदी कर दी है। इससे अमेरिका के नेटो सहयोगियों की बेचैनी बढ़ गई है। यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई के बाद अमेरिका के कई सहयोगी देशों के पास आत्मरक्षा के लिए भी हथियार नहीं बचे।
ऐसे में अगर रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से सीधी जंग हुई तो अमेरिका की गारंटी ही आत्मरक्षा का आधार होगी। ऐसी स्थिति में रूस के पड़ोसी नेटो सदस्य देश अपने हथियार यूक्रेन को ट्रांसफर करने में हिचक रहे हैं। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के पास आत्मरक्षा के लिए जरूरी हथियार बचे हैं। ये तीनों देश यूक्रेन को अपने हथियार देने के पक्ष में नहीं हैं। जून के महीने में ही पोलैंड ने यूक्रेन को नए डिफेंस सिस्टम ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा जर्मनी भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई घटा चुका है। यूरोप में अमेरिका को भी बड़े पैमाने पर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। अमेरिका यूरोप में अपने बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा रहा है। रूस के पड़ोसी देशों को सीधे हमले का खतरा है और इसीलिए ये हथियार यूक्रेन ट्रांसफर करने में हिचक रहे हैं। हालांकि नेटो प्रमुख ने मित्र देशों को हथियार देने की सलाह दी है। The reality is there are no cost-free options with an aggressive Russia as a neighbor. There are no risk-free options in a war. And remember, the biggest cost and the greatest risk will be if Russia wins in Ukraine. We cannot let that happen. Not only would it embolden President Putin, it will also embolden other authoritarian leaders in Iran, in North Korea, and China. भले ही हथियार देने की अपील की जा रही हो, लेकिन असल में संकट हथियारों की कमी का है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि यूरोप यूएस मिलकर भी जरूरत भर के हथियार नहीं बना पा रहे हैं। जरूरत लायक हथियार बनाने में 4 साल का वक्त लगेगा। ऐसे में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई धीमी होना तय है। दूसरी तरफ रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का साझा हथियार प्रोडक्शन नेटो के मुकाबले 4 गुना तेज है। पुतिन इस वक्त मजबूत स्थिति में है और नेटो का संकट गहराया तो यूक्रेन सहित यूरोप में महासंग्राम छिड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर डोनेस्क से। डोनेस्क में रूसी ज़ाला फोर्स के ड्रोन हमले देखने को मिले। यूक्रेनी सैन्य वाहनों पर की गई बमबारी। रूसी हमले में यूक्रेन के तोप, टैंक नष्ट हो गए। नेटो ने सदस्य देशों को फरमान जारी कर दिया है। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, सरहद पर हाईटेक हथियारों की तैनाती की जाए जिससे रूस का मुकाबला किया जा सके। ये सब कुछ नेटो मीटिंग में तय किया गया। यानी नेटो को इस बात का खतरा है कि पुतिन किसी भी नेटो देश पर हमला कर सकते हैं। खासतौर से वो देश टारगेट पर हैं जो यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। यानी यूरोप में बारूदी जलजला कभी भी आ सकता है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन को तबाह करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तब सीधा टकराव नेटो से होगा और ये टकराव एटमी युद्ध में बदल सकता है। इसको लेकर पेंटागन ने अलर्ट भी जारी किया है। नेटो मीटिंग में अगर यूक्रेन को मदद का ऐलान किया गया तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह नेटो का डर है। क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन को पराजित कर दिया तो अगला नंबर फिर किसी दूसरे नेटो देश का होगा। इसलिए नेटो मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ पुतिन को कैसे रोका जाए था, जबकि दूसरा मुद्दा कैसे नेटो देशों को अभेद्य किले में तब्दील किया जाए। क्योंकि मीटिंग में सदस्य देशों ने बार बार अमेरिका से कहा कि अगर रूस हमला करता है तो उससे बचने का क्या तरीका है। नेटो को ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि रूस पर पहले हमले करने का मतलब है परमाणु युद्ध की दस्तक। रूस की मिसाइलें साइलों में अलर्ट मोड पर हैं
और उनके निशाने नेटो देश के एटमी ठिकाने हैं। इसका सीधा मतलब है कि पुतिन ये तय कर चुके हैं कि अगर रूस पर हमला होता है तो वो जवाब में पूरे यूरोप में परमाणु युद्ध की आग झोंक देंगे। रूस की आईसीबीएम से उन तमाम ठिकानों को तबाह कर देंगे जहां अमेरिका ने परमाणु बम रखे हुए हैं। और अगर वहां मिसाइल फटी तो एटमी जलजला आना तय है। बेल्जियम में अमेरिका का न्यूक्लियर बेस है जहां 15 B-61 परमाणु बम मौजूद हैं। बेल्जियम की रूस से दूरी करीब 2200 किलोमीटर है। पोलैंड में मौजूद न्यूक्लियर बेस में 10 B-61 परमाणु बम हैं। यहां पर हमले के लिए मिसाइल को 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। जबकि जर्मनी में 15 परमाणु बम तैनात किए गए हैं जहां भारी तबाही मच सकती है। इसके अलावा इटली में अमेरिका के 2 न्यूक्लियर बेस हैं जहां 35 परमाणु हथियारों की तैनाती है और इसकी रूस से दूरी करीब 2400 किलोमीटर है। नीदरलैंड्स में अमेरिका के 15 एटम बम है जो रूस से 2200 किलोमीटर दूर तैनात हैं। इसके अलावा तुर्की में मौजूद अमेरिकी एटमी बेस पर 20 B-61 परमाणु बम तैनात हैं जो रूस से 1700 किलोमीटर दूर पड़ता है। हालांकि रूस तुर्की पर हमला करने से बचेगा, लेकिन दूसरे नेटो देशों पर कभी भी तबाही मचा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा बाल्टिक और नॉर्डिक देशों को है क्योंकि कई देशों से रूस का बॉर्डर भी लगा है। नेटो मीटिंग में यह तय हुआ कि बाल्टिक और नॉर्डिक देशों की सरहद पर सुरक्षा बढ़ाई जाए क्योंकि रूस वहीं से हमला कर सकता है। इसीलिए नेटो मीटिंग में तय हुआ कि अब नेटो देश रूस से मुकाबला करने के लिए हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि पेंटागन ने कुछ वक्त पहले रिपोर्ट जारी की थी जिसमें साफ तौर पर रूस को एक खतरनाक देश बताया था। इसके पीछे बड़ी वजह अंधाधुंध हथियारों का प्रोडक्शन है, जबकि रूस के पास दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा परमाणु बम है। खतरे को भांपते हुए उन देशों को नेटो अतिरिक्त सैन्य मदद देगा जिन पर रूस के हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। उन देशों के नाम सुन लीजिए: नॉर्डिक देश, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, बाल्टिक देश, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन। इसके अलावा मोल्दोवा पर भी हमला करके रूस वहां तक अपना विस्तार कर सकता है। इन तमाम देशों के बॉर्डर पर नेटो सैनिक लगाए जा रहे हैं, साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए जा रहे हैं। इस वक्त पोलैंड को डर है कि कहीं बेलारूस की तरफ से उस पर रूस हमला ना कर दे, इसलिए अमेरिका $2 बिलियन की सैन्य मदद देने जा रहा है। जिसमें F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, अब्राम्स टैंक की खेप दे रहा है। यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब बेलारूस के साथ चीन मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है, वो भी बेलारूस के बॉर्डर इलाके में। पोलैंड के अलावा अमेरिका नेटो देशों को हथियार प्रोडक्शन के लिए मदद करेगा। इसके लिए $700 मिलियन की डील की जाएगी, जिससे कई देशों में एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर मिसाइल की तैनाती की जा सके। इस बारे में नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने मीटिंग के बाद बताया, नेटो देशों की मदद और हथियारों के नए करार का मकसद उनकी सुरक्षा है, जिसमें रूस के भविष्य के हमलों का मुकाबला किया जा सके। इस बीच पेंटागन ने नेटो देशों से आग्रह किया है कि उन तमाम देशों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं।
उन देशों के सैन्य और एटमी बेस रूस के निशाने पर है, जहां कभी भी पुतिन के प्रॉक्सी बड़ा हमला कर सकते हैं। खासतौर से वो बेस जहां अमेरिकी F-16 की तैनाती की गई है। इसलिए अमेरिका ने फरमान जारी कर दिया है कि नेटो देशों को रूस के हमले के लिए तैयार रहना होगा। अगर हमला होता है तो तुरंत जवाब भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। समंदर के 3 रण क्षेत्रों में जिनपिंग की नौसेना मौजूद है। ड्रैगन आर्मी ब्लू जोन में बारूद बरसा रही है। वहीं पोलैंड बॉर्डर के पास भी चीन बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। यानी एशिया से लेकर यूरोप तक चीन हथियारों की नुमाइश कर रहा है, जिसे अमेरिका के लिए खुली चुनौती माना जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर ली है। इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। युद्धपोतों पर मौजूद बंदूकें लोहा उगल रही हैं। मिसाइलों से दुश्मन के युद्धपोतों को तबाह करने की प्रैक्टिस हो रही है। युद्धपोत, फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मानो ड्रैगन आर्मी के सारे हथियार समंदर में तबाही के लिए उतर आए हैं। वो भी एक नहीं, समंदर के 3 रण क्षेत्र में चीन की नौसेना वॉर ड्रिल कर रही है। जिनपिंग ने अपनी नौसेना को साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और येलो सी में उतार दिया है। समंदर के इन इलाकों में चीन की नौसेना वॉर प्रैक्टिस कर रही है। चीन ने समंदर में दर्जनों युद्धपोत और एयरक्राफ्ट उतार दिए हैं। माना जा रहा है कि जिनपिंग समंदर में बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। जंग का ट्रेलर भी सामने आने लगा है। ताइवान का दावा है कि 10 जुलाई की सुबह 5 बजे के आसपास चीन की नौसेना ताइवान के समुद्री क्षेत्र में घुस गई। दावा है कि चीन के 36 एयरक्राफ्ट और युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट में घुसा है, जिसमें चीन का शेडोंग कैरियर, J-16 फाइटर जेट, H-6 बॉम्बर, KJ-500 एयरक्राफ्ट और चीनी ड्रोन शामिल थे। ताइवान का यह भी कहना है कि चीन की नौसेना ने न सिर्फ समुद्री सीमा का उल्लंघन किया, बल्कि यहां वॉर ड्रिल भी की। हालांकि ताइवान ने कार्रवाई करते हुए चीनी सेना को खदेड़ने की बात कही है। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।